सर ने खुद बनाया। This topic is basically the start of what's called dynamic ये फिर बनाएगा, programming. ये पब्लिक करेंगे, पैसा कमाएंगे। ओएस बना के ये जो बना रहा है शायद सर किसी कंपनी के साथ काम करते हैं। So dynamic programming is another class of algorithm. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो एम क्या है ये देखते हैं, लेकिन पहले आई विल राइट दैट इट्स अ टेक्निक like divide and conquer. Divide and conquer greedy algorithms. So it's another paradigm of how you can solve some problem, and it's a very powerful algorithm, and because it allows us to convert time-consuming recursive algorithm efficiently. So recursive algorithm we have a main problem that there is repeated computation that is always happening. Have we seen this in our class? ठीक है, हाँ फिबोनाची में हमने देखा था कि वो एक ही चीज मुख्तलिफ जगह पे ट्री में कैलकुलेट कर रहा था। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग कहता है कि जब आपके पास you get recursive algo that is time consuming, you convert the same algorithm to an efficient algorithm. That's what it basically does. हमारे पास एक रिकर्सिव एल्गोरिथम होता है, उसी रिकर्सिव एल्गोरिथम को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में वो लेकर चलता है और वो एफिशिएंट उसको हम बना देते हैं। तो हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम आर ऑलवेज टॉप टू बॉटम। तो हम बड़े प्रॉब्लम से जाते हैं, फिबोनाची ऑफ 100 अगर हमने कैलकुलेट करना है तो फिबोनाची ऑफ 100 कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट Fibonacci of 99 and Fibonacci of 98 and so on. We go from top to bottom. So instead we do this from bottom to top with external memory. एक्सटर्नल मेमोरी से यहाँ पर मेरा मतलब है कोई अरे टाइप की चीज। एग्जाम्पल आप एक्चुअली ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने देखा था कि हमारे पास फिबोनाची जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का एल्गोरिथम हमने बनाया था उसका कि n if n is equal to is equal
equal to 0, I return 1 if n is equal to 1, I still return 1, and otherwise I return n minus 1 plus very good ठीक है। और ये मेरे पास अगर चलता है तो 5 के लिए अगर चलता है तो ये 4, 3 और इसके लिए फिर 3, 2, 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। और मेरे पास हमें नजर आ रहा है कि रिपीटेड कंप्यूटेशन मेरे पास हो रही है। 3 हम यहाँ भी कंप्यूट कर रहे हैं, 3 हम यहाँ भी कंप्यूट कर रहे हैं, तो इसके नीचे जो मेरे पास ट्री है वो अगेन द सेम ट्री होगी जो कि यहाँ पर मेरे पास रिपीट हो रही है, तो उसकी वजह से टाइम ज़ाया हो रहा है। और उसका हमने स्मार्ट एक एल्गोरिथम भी देखा था जिसमें हमने एसेंशली जो है उसको बॉटम टू टॉप चलाया था, ठीक है। तो वो हम उल्टा चला रहे थे, हम 0 से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ बिल्ड कर रहे थे। तो अगर उसमें हमने कोई अरे सच नहीं डाली थी, लेकिन अगर हम उसमें अरे डालें तो अगर n है तो I create an array of size n, ठीक है। और अब जो है मैं 0 से शुरू होता हूँ, इसको मैं प्री कंप्यूट कर सकता हूँ डायरेक्टली, मैं लिख सकता हूँ कुछ मेरे पास बेस केसेस हैं दैट आई कैन राइट डायरेक्टली। और फिर अगला जब मैं जो अननोन नंबर है तो मैं प्रीवियस 2 को मैं पिक करता हूँ, तो ये अननोन मेरे पास कोई नंबर बन जाता है, ठीक है। हमें पता है क्या नंबर बनेगा, मैं लिख इस नहीं रहा के बगैर से। फिर मेरे पास एक और अननोन आ जाता है, तो इसके लिए इसका अपना प्रीवियस एंड प्रीवियस करता हूँ, और ग्रेजुअली ये अरे मेरे पास फिल होती जाती है, और इन द एंड मेरे पास इन एंड आई गेट द आंसर। तो जो 2 चीजें हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, द 2 थिंग्स वर नंबर 1 एक्सटर्नल मेमोरी, तो वो हमारे पास इस केस में अरे है, ठीक है, जो हमने क्लास के पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में देखा था। इन दैट आई हैड अ वेरिएबल बट आई वाज यूजिंग इट क्लेवरली, ठीक है। सो इट वाज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ कोड, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड था, इसके लिए बहुत सिंपल मतलब ये है रिलेटिवली इसको प्रोग्राम करना, सोचना, एल्गोरिथम बनाना वो है, ठीक है। तो एक तो इसके हमारे पास एक एक्सटर्नल मेमोरी है, तो दैट कैन बी इन दिस केस एन अरे दैट इज 1 डायमेंशनल। और जो हमने देखा था तो वो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल था, और नंबर 2 जो है वो हम इसको बॉटम टू टॉप एग्जीक्यूशन हमारे पास होगी, ठीक। तो ये 2 चीजें जो है ये दिस मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। सर ये अरे में आपने क्या किया है, ये ऑपरेशन समझ नहीं है। अरे में हमने कुछ भी नहीं किया, अरे मैंने बेस केसेस फिल कर दिए 0 और 1 की वैल्यू, फिर मैं लूप चलाता हूँ, वही वाला लूप है, 2 से लेकर आगे तक जा रहा हूँ। 2 पर मैं पिछली 2 को मैं चेक करता हूँ, 2 - 1 2 - 2, ठीक है।
दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 1 और 1, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा। इसमें मैं पिछले दो को चेक करता हूँ तो वो मेरे पास, तो कोई मेरे पास इंडेक्स है उसके पिछले दो को चेक करना बहुत सिंपल है, -1 एंड -2। तो वो, और दूसरी ये है कि वो अरे मुझे पता है कि अगर यहाँ तक पहुंचा है तो उसका मतलब है पिछले तमाम जो है वो कैलकुलेट हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बॉटम टू टॉप चलाने में एक एडवांटेज ये है कि वो जो बज़ाहिर हमें प्रॉब्लम्स रिकर्सिव लगते हैं, एज एन टॉप टू बॉटम लगते हैं, तो हम उनको एल्गोरिथम तो बनाते हैं, ठीक है, और फिर उनको हमें पता लगता है कि अच्छा ये तो एक्सपेंसिव होगा, अंदाजा हम लगाते हैं। तो उसी एल्गोरिथम को, ये एल्गोरिथम वही एल्गोरिथम है जो कि ये वाला एल्गोरिथम है, सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो बॉटम टू टॉप हो रही है, इस केस में टॉप टू बॉटम हो रही है। ठीक है, और एक्सटर्नल मेमोरी इसमें नहीं यूज हो रही, स्टैक एज एन एक्सटर्नल मेमोरी सोर्स यूज हो रहा है। उस केस में एक एक्सप्लिसिट अरे है मेरे पास जिसमें मैं उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का तो बेसिक इंट्रोडक्शन यही है। ठीक है, कि रिकर्सिव एल्गोरिथम को मैं थोड़ा सा सर के बल खड़ा करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता, और साथ उसका एक मेमोरी हार्ड डिस्क लगा देता हूँ। कोई सवाल? सर, डायनामिक में स्पेस कम्प्लेक्सिटी बेसिकली ज़्यादा होती है क्योंकि जो करेक्ट, ओके, मोर मेमोरी इज कंज्यूम इन अ वे। ये ट्रेड ऑफ सही है। जो हमारे पास मेमोरी है तो ये मेरे पास एक n साइज की अरे बन रही है। ठीक है, जो एल्गोरिथम हम देखेंगे उसमें या एक सिंगल डायमेंशनल अरे होगी जिसका साइज n होगा, यानी वो लीनियर स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, या एट मोस्ट वो टू डायमेंशनल होता है तो वो n स्क्वायर हो जाता है। तो इस ट्रेड ऑफ इज नॉट बैड। नंबर एक आंसर इसका मेरा ये है। नंबर दूसरा आंसर उसका ये है कि आपको ये तो पता है कि जब रिकर्सिव एल्गोरिथम हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो स्टैक में वो स्टोर हो रहा होता है मेरे पास। ठीक है, जब भी मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो स्टैक में वो जो पुराने वाले फंक्शन कॉल्स हैं उनकी वैल्यूज मेरे पास पड़ी होती हैं, तभी रिकर्जन मेरे पास काम कर रही होती है। तो कंप्यूटर की रैम तो कंज्यूम हो रही है ना, तकरीबन उतनी ही हो रही है जितनी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, एक सर यहाँ पे हम प्राइमरी मेमोरी को यानी कि ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा या फिर सेकेंडरी को? हाँ, यहाँ पे जो हमारे पास जो मेमोरी की ज़्यादा कंज्यूम होती है सर, वो हार्ड डिस्क में ज़्यादा होगी या फिर रैम में? रैम में जो अरे भी बनती है तो वो रैम में बनती है। हाँ, मतलब जो प्रोग्राम जिसके ऊपर राइट कर रहा होता है ना तो वो तो रैम के ऊपर रीड या राइट सर कर हम सकता है। कोई फंक्शन भी तो लगा सकते हैं कि अगर वो प्रोसेस हो चुका है तो वो डायनामिकली ना उस चीज़ को डिलीट भी करे, तो हम उस ट्रेड ऑफ को क्या कर नहीं सकते? अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूं। सर जब स्कोप से निकलता है तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। नहीं, वो स्कोप से नहीं आ रही तो मेरे पास कायम और दायम में रहती है। ठीक है, कर सकते हैं। सर पर जब हमें सब प्रिंट करवाने हो मतलब जब चाहिए होगा तो फिर ये तो दोबारा रिमूव हो create चुके करें। होंगे। अगर हमें नहीं। सब चाहिए एट द एंड हम सारे डिस्प्ले करना चाहते हैं, अगर एट द एंड सारे डिस्प्ले किसी रीजन की वजह से हाँ। करना चाहते हैं तो तब तो ठीक है, वरना अगर आप एक लिंक्स लिस्ट टाइप की Yes, चीज sir. कर दे और Yes, वो sir. पिछले वाले नोट्स को जो नहीं चाहिए तो वो डिलीट करते जाएं तो आप depends on कर the सकते हैं। problem. लेकिन वो तब मैं तो तब करूंगा अगर एक्चुअली मुझे मेमोरी का कोई मसला पड़ेगा तो तब। अभी तो आपने एक n साइज की अरे बनाई है और उसके ऊपर आप घबरा रहे हैं कि नहीं, मेमोरी बहुत ज्यादा खत्म हो रही है। सर जनरली स्पीकिंग अगर लॉन्ग यानी कि बड़ा डाटा सेट है उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ हो रही है तो उसमें तो अगर मैसिव में देखें स्कोप में क्या होता है अगर 10 मिलियन की अरे है मेरे पास जो कि इंट्स हैं और एक इंट मेरे पास 8 बाइट है, तो ये कितने मेमोरी आपकी कंज्यूम करेगी? एक आधा नहीं करेगा मेरे ख्याल में। आजकल के जमाने के लिहाज से हमारी जो रैम है वो तो जीबीज में होती है। Yes. 12 GB तो
आई गेस एवरेज है Yes, आजकल, तो वो कंपैरेटिवली मतलब इतना वो नहीं है आजकल जो है ना। स्पेस कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रहा, उसकी रीजन ये है कि ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती थी, ये बाकायदा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता था, लेकिन ये तब होता था जब हमारे पास कंप्यूटर्स में जो रैम होती थी Limited वो 8 KB की होती Yes. थी, ठीक है, मैंने वो जमाना देखा हुआ, मेरे से पुराने जमाने में इससे भी कम होती 4 होगी, kb की। ठीक है। तो वो उस जमाने में वाकई में एक होती थी, क्योंकि कोई भी सीरियस कंप्यूटेशन करते वक्त आपको स्पेस का भी ख्याल रखना है। आजकल स्पेस सस्ती हो गई है और Time महंगा। टाइम महंगे से महंगा हो गया, हम तेज से तेज चीज चाह रहे होते हैं। मुझे पानी थोड़ा दे देंगे या बाहर से? That we'll study, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे थे, दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो पहले थोड़ा सा हम इसका we'll introduce the problem, ठीक है, उसके ऊपर we'll spend some time. Some of you have taken this course, so you might remember what is coming next. So matrix chain multiplication है क्या? In simple words, हम मैट्रिसेस को कौन से ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। तो मैट्रिसेस की एक चेन है और हम ये देख रहे हैं कि ये ऑर्डरिंग इसकी हम क्या होनी चाहिए। Why is matrix chain multiplication an important topic? The reason is that matrices are used a lot in computer science, in computer programming. For example, all the 3D models are essentially matrices, ठीक है, and when we are creating these 3D models and we want to again में जो है वो मॉडल रोटेट करता है और इस तरह की चीजें करता है, तो जो रोटेशन या ट्रांसलेशन वो essentially कुछ मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होती है और उसके नए XYZ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एज इन फॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट, मतलब या तो रोटेशन होती है या स्केलिंग होती है। सर मैटर रोटेशन नहीं होती, सर रोटेशन नहीं होती है। सवाल में कुछ जवाब सही है, मैथमेटिक्स में इस तरह काफ़ी रिलेटेड है ये, सर परसों पढ़ गया है सर। अच्छा, इसलिए कहा तो मैथमेटिक्स से काफ़ी रिलेटेड है ये। हाँ मतलब हम इस मतलब रोटेशन किस तरह होती है उसमें नहीं घुस रहे, सिर्फ मैं ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स इज डन अ लॉट इन कंप्यूटर्स, ठीक है, इन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, एंड वन ऑफ इट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड देयर कैन बी अदर एप्लीकेशन एज वेल। तो हमारे पास वी हैव अ नंबर ऑफ अरेज matrices A1 to AN, and the question that we want to answer is that in what order should we be multiplying these matrices. So let's just first introduce the problem and what we mean by this. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है आपको पता है कि हमारे पास इफ वी हैव अ मैट्रिक्स दैट हैज डायमेंशन P into Q, it can only be so I have a matrix that is P into Q, so it can only be multiplied by a Q into something matrix. ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इट नीड्स टू बी द सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मस्ट बी, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी क्लियर, एंड द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, so C is equal to A into B, so this is P into Q, this is Q into R. What is the dimension of this? P into R.
P into R. Very good. And I think you should remember कि multiplication होती किस तरह से है, रोज मल्टीप्लाइड बाय या शायद आपने परसों पढ़ा है अभी, नहीं कर मैंने तो नहीं पढ़ा। ठीक है नहीं है। तो हम इसकी एक रो पिक करते हैं और एट द सेम टाइम इसका एक कॉलम पिक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर लेते हैं और ये मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है, इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप इसकी हम कर भी सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा टाइम का ज़िया होगा। तो हम बेसिकली हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हम चेंज कर रहे हैं, एक के इसके नंबर ऑफ रोज हम चेंज कर रहे हैं, हम वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम फिर सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, वो मेरे पास एक डिजिट बन जाता है इन द रिजल्टिंग array that we are calling C. Okay. I think I will do it. ये मैं इधर करना चाहूँगा। तो ये है, और इसकी हमने देख लिया कि इसकी डायमेंशन मेरे पास P इंटू R आ जाता है। इस C में मेरे पास जो है एक आइटम का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस डू आई नीड। 3 लूप्स लगेंगे। 3 लूप्स तो लगेंगे, वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ लिया था। मैं ये पूछ रहा हूँ, So 2 multiplication and 1 addition. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 2 by 2 की मैट्रिक्स नहीं है, ये P by R की है, तो 2 कहाँ से आया है? सर मुझे लगा आप एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, मतलब एक जो मतलब एक्सप्रेशन जो ये पॉइंट ये मतलब रिजल्ट लेके आएगा। तो हम इसका एक ये पकड़ते हैं, रो पकड़ते हैं, और इसका एक कॉलम पकड़ते हैं, और इसका हर आइटम अपने करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और ये सारा कुछ आपस में सम हो जाता है। क्यू टाइम्स हो जाएगा। हाँ जी, तो वी नीड Q प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास Q एडिशंस हो रही हैं, Q मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि मेरे पास हर एलिमेंट मल्टीप्लाई ये इसमें जो है मेरे पास Q एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं, Q आइटम्स इसमें पड़े हुए हैं, और इधर मेरे पास कॉलम में भी मेरे पास Q आइटम्स पड़े हुए हैं। तो पहला रो का पहला आइटम कॉलम के पहले आइटम से मल्टीप्लाई हुआ, हर Q मल्टीप्लिकेशन हुई, फिर वो तमाम आपस में ऐड हो गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ Q हो गया। तो नेट ऑपरेशंस मेरे पास कितने आ गए? जी, रोज एंड कॉलम। हमारे पास इसमें P इंटू R आइटम, P इंटू Q इंटू R एडिशन
ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मेरे पास हो रहे होंगे। अब मैं बिग ओ को हटा रहा हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि मेरे पास आई हैव P इंटू क्यू इंटू आर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसलिए सिर्फ लिखा हुआ है क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसेंशियली एक ही जितनी हो रही हैं, तो इट डजंट मैटर कि हम किसको गिन रहे हैं। अब जो है ओके, तो अब मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है। A1 जो है वो मेरे पास 5 इंटू 4 है, A2 जो है ये 4 इंटू 6 है, एंड दिस थिंग इज 6 इंटू 2 डायमेंशन। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं पहले A1 और A2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर मैं इसको A3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और दूसरा ये तरीका है कि मैं A1 को अकेला रखता हूँ और A2 एंड A3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये आ जाएगा। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन क्या दोनों तरीके इक्वल कॉस्ट करेंगे? नो सर, नो। ठीक है, और वो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब A1 A2 करेंगे तो इसका कॉस्ट जो है मेरे पास क्या आएगी? 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120, तो इसकी कॉस्ट 120 आ जाएगी। और फिर मेरे पास इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी 5 इंटू 6, so this will multiply into a 6 by 2 मैट्रिक्स। so इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे पास आ जाएगी 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60 प्लस 60, तो टोटल कॉस्ट इसकी 180 आ जाएगी। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 180 आ गई। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का फिगर लिखी होगी। इसी तरह जब ये दो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी जो कॉस्ट है वो 4 इंटू 6 48 आ गया। 48 इंटू 2 84 आ जाता है। 84, और इसका डायमेंशंस क्या बन जाएंगे? 4 इंटू 2 बन जाता है। और ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 4 मैट्रिक्स के साथ, जिसकी कॉस्ट होगी 20 इंटू 2 40, तो ये मेरे पास 84 एंड सर हमने वहाँ ऊपर थोड़ा इशू किया था पहली वाली कैलकुलेशन। सर 48 आ रहा है। 48 कर देते हैं। ठीक है, देन मुझसे कोई गलती होगी तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 88 आ जाता है। तो दो आंसर मेरे पास एक आ रहा है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस जो हो रही है उसमें फर्क है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बड़ी छोटी मिसाल है क्योंकि हम इसको क्लासरूम में कर रहे थे। अब इमेजिन करें बड़ी बड़ी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और हजारों मैट्रिसेस हैं या सैकड़ों मैट्रिसेस हैं, तो ये जो टाइम डिफरेंस है बिटवीन द ऑप्टिमम एंड द नॉन ऑप्टिमम वन, वो इंक्रीज से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जब हम बड़े साइज और लार्ज नंबर ऑफ मैट्रिसेस पे जाते हैं तो द डिफरेंस बिकम्स मच मोर ड्रास्टिक।
तक कोई सवाल? So the matrix chain multiplication problem is like this. Given a sequence of matrices A1, A2 with dimension P0, P1 to Pn is of the order, determine the order in which the multiplication that minimizes the number of operations. So we need to find the order of the multiplication in which we need to multiply them. और इसमें थोड़ा सा इन्होंने वो नोटेशन जो है वो जो नोट की है, तो इसको वो कहते हैं कि ये मेरे पास P0 इंटू P1 है, ये मेरे पास P1 इंटू P2 है, अगला वाला P2 इंटू P3 हो जाएगा। तो इसकी क्या डायमेंशंस हैं? Pn into Pn plus 1. मेरे पास इस साइड पर आएगा क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू Pn minus 1. Pn minus 1, ठीक है। तो ये नोटेशन इंट्रोड्यूस करने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा वो हमारे पास एक कंसिस्टेंट मतलब नेमिंग कन्वेंशन हो कि जब मैं P2 की बात कर रहा हूँ तो उसके डायमेंशन मेरे वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स उनको रेफर कर रहे होंगे। So we could write a procedure that tries all possible parenthesization. तो जो भी possibility मेरे पास हो सकती है कि किस order में मैं कर सकता हूँ, मैं simple उनकी dimension से मैं उसकी cost calculate कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन the total number of such parenthesization या such ordering is too large, ठीक है। So that will not be possible for a large number of matrices, ठीक है। तो उसकी जो मिसाल है वो ये है कि अगर मेरे पास n matrices हैं तो सिर्फ पहले ऑर्डर की जो पैरेंथेसाइजेशन है, हम जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है ना वो ये ब्रैकेट लगाकर हम दिखा रहे हैं। तो पहले हम इनर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर वो आउटर मोस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ आउटर मोस्ट ब्रैकेट की बात करें तो मेरे पास A1 को मैं अलहदा कर सकता हूँ, बाकी सारे फिर अलहदा हो सकते हैं। अब ये मेरे पास कोई प्रॉपर पैरेंथेसाइजेशन नहीं है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कहाँ पर मैट्रिसेस आ रही हैं उसकी अपनी फिर वो डिफरेंट ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत फॉलो कर रहे हैं? तो कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है इसका? सही, हम सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट हो। हाँ जी। तो मेरे पास इसकी डिफरेंट पैरेंथेसाइजेशन है, फिर इसी तरह मेरे पास दो मैट्रिसेस मैं अलहदा कर सकता हूँ, बाकी इधर, और मेरे पास सिर्फ पहले जो आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स हैं उसके लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो इंतहाई ज़्यादा हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हम किस फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं। तो अगर मेरे पास A1, A2, A3, A4 है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं A1 और फिर मैं A2, A3 और A4 कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कई और मेरे पास हो सकती है। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। A1, A2 को मैं बाहर रख दूँ अकेला, और A3 और A4 को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। तो जब भी मैं करता हूँ तो इनमें से हर एक के आगे बहुत ज़्यादा और पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ मैंने ये एक को अलहदा किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज तो आ गई हैं, शायद तीसरी भी हो। तो यहाँ पर मेरे पास खासी ज़्यादा
पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि मैं किधर किधर मैं ब्रैकेट्स डिफरेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कर सकता जो कि सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करे, उनकी कॉस्ट को चेक करे, फिर जो ऑप्टिमम है वो सेलेक्ट कर ले, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेगा बनिस्बत सब ऑप्टिमम तरीके से मैट्रिसेस को एक रैंडम तरीके से मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। मेक सेंस? कोई सवाल यहाँ तक? सर तो हम ये पेरेंथेसिस किस तरह डिसाइड करें कि हमें फौरन पता लग जाए कि ये ऑप्टिमम होगा? मतलब देखो फौरन अगर हमें पता लगता कि मैं पैरेंथेसिस ही हमारा प्रॉब्लम है, जी ये सर, बात बिल्कुल। समझ रहे हो? जी 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 मैं आपको पैरेंथेसिस लगा कर दे दूं, आपके पास ऑप्टिमम तरीका आ जाता है, जी जी ठीक है। जी तो ग्रेजुअली हम बिल्ड करेंगे कहानी, ठीक है। पहले हमारा मकसद है थोड़ा रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाने का। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि once we split just after the kth matrix we can create two sublists to be parenthesized, one for with k। तो अब मेरे अगर मैं एक दफा डिसाइड कर लेता हूँ कि ये एक मेरी पैरेंथेसाइजेशन है और फिर मेरे पास ये पैरेंथेसाइजेशन है, तो हमारे पास फिर इसकी अलग से मैनी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। और इसकी अलग मेरे पास मैनी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो एसेंशली जो आप लोगों का सवाल है, मेरे पास अगर 4 मैट्रिसेस हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि एक अकेला है और 2, 3 और 4 मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर इसके आगे मेरे पास 2, 3 और 4, सो A2, A3 और A4 के मेरे पास आगे मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये वाली बनती है, एक वाली पॉसिबिलिटी ये वाली बनती है। तो अगर आप थोड़ा नंबर्स पर गौर करें तो आपको सेंस बनाएगी कि अच्छा एक केस में मैं A2 को यूं करके ले रहा हूँ और एक केस में मैं A2, A3 को यूं ले रहा हूँ और A4 को मैं अकेला रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर मेरे पास इसकी आगे मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, इसके आगे मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, एक और मेरे पास। तो बिग हाई लेवल पर मेरे पास एक ये पॉसिबिलिटी है, 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं और फिर उनके आगे ब्रांचेस बनते जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे पास कॉस्ट क्या आएगी, मुझे ये सारा कुछ रिकैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें मेरे पास रिपीटेड कंप्यूटेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल 2 और 3 जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो वही वाला मसला जो कि वहाँ पर था कि जो चीज़ ऑलरेडी हमें पता लग चुकी है वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इस नौयत का बनाऊंगा। सर हम लोगों ने जो मैट्रिक्स की चेन है उसको स्प्लिट करना है ना, तो फर्स्ट जो हमारा स्प्लिट होगा वही सबसे ज्यादा क्रूशियल है, या अगर फॉर बिल्कुल बीच में स्प्लिट करना है। सबसे ज्यादा हमने सारे स्प्लिट्स, हमें नहीं पता कि फर्स्ट स्प्लिट ओके स्टार्ट में फर्स्ट स्प्लिट से करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे पास देखो थोड़ा सा मेरे ख्याल से फॉलो नहीं कर रहे, इस वाले पॉइंट को इतना फॉलो नहीं कर रहे आप लोग।
पॉसिबिलिटी आ गई फर्स्ट प्लेट की। एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाती है, एक मेरे पास 1, 2, 3 and 4 अलग। तो ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेट के बाद सारी पॉसिबिलिटीज को मैं चेक कर रहा हूँ, तो फिर उसकी मेरे पास अलग से मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि A2 को मैं यूं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और यूं भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। A4 मेरे पास अलग आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास उसी तरह फिर मेरे पास इस केस में मेरे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। तो वो हम सारी चीजें पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अगर रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाऊंगा, ये सारे ऑप्शंस मैं बनाता जाऊंगा, उनकी डायमेंशंस को देखते हुए, PQR को देखते हुए मैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। उनमें से जो मिनिमम होगा उसको मैं ले लूंगा। तो मैं जैसे जैसे कॉस्ट कैलकुलेट करता जाऊंगा, मैं मिनिमम को अपडेट करता जाऊंगा, और फिर इन द एंड जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा मैं कहूंगा कि ये वाला जो है मेरा। वही बात होगी ना कि जो सबसे पहला हमारा स्प्लिट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, यानी जो बीच वाली इंस्टेंस है उसके अंदर तो फिर हमें और जाने की जरूरत ही नहीं। आप सही है। स्टार्ट फर्स्ट स्प्लिट से होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्प्लिट की भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा, मतलब अगर 100 मैट्रिसेस हैं तो 100 पॉसिबिलिटीज मेरे पास आ जाती हैं। मैट्रिक्स का क्या साइज है, हम लोग उसको तो अभी नहीं नहीं, हमारा जेनेरिक है। हम ये नहीं कह रहे कि ये, हम कह रहे हैं कि वो P0 P1 मतलब वो ये वाले साइजेस हैं उनके, वे एज अ वेरिएबल हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। जी सर चेन के अंदर तो हमें नहीं ना पता कि हमने उस चेन के अंदर कितने और स्प्लिट्स करते हैं। अगर नंबर कुछ बड़ा नंबर है, फॉर इंस्टेंस 10 है, तो वो तो हो सकता है कि आगे चल के एक और जगह पे भी हमें प्रेसिसेस के विदिन प्रेसिसेस बनाने पड़े। हाँ, तो ये तो चल रहे हैं ना। ये तो देखो, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ इसको तुम उठाकर यहाँ रख दो, तो वो इन दो मैट्रिसेस के अंदर ये चीज आ रही है। अब ये डब्बा जो है ये इधर आ रहा है। 2, 3, 4 वो हो सकता है कि और किसी बड़ी चेन का एक हिस्सा। हाँ। सर तो अगर हम स्टार्टिंग स्प्लिट का जो क्राइटेरिया रखेंगे वही हमें फॉलो अप करना होगा, लाइक हम कहाँ से उसको हम स्टार्टिंग स्प्लिट भी सारे के सारे कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमने एक स्लाइड देखी थी ना, वो ये स्लाइड थी कि अगर मेरे पास n है तो मेरे पास स्टार्टिंग स्प्लिट में मेरे पास कई पॉसिबिलिटीज है। मेरे पास पहली ब्रैकेट तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अच्छा इसने बंद किधर होना है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो मेरे पास इधर ही बंद हो जाए, जिसका मतलब है कि इसका स्टार्टिंग यहाँ पर आ जाएगा और एंड मेरे पास यहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग स्प्लिट की एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे पास यहाँ पर बंद हो जाए, उसका मतलब है कि फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास स्टार्टिंग स्प्लिट की भी मेनी पॉसिबिलिटीज है। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, लाइक अब जो भी हम स्प्लिट करते जाएंगे वो एक ही तरह के होंगे या हम चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है। आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं। इस पूरे सीक्स के अंदर किसी कमरे के अंदर
एक कुकी पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता कि किधर पड़ी हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर कमरे में एक तरीका ये है कि मैं अंधों की तरह कमरों के दरवाजे तोड़ता जाऊं और देखूं कि इसमें कुकी है कि नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा क्लेवरर तरीका कर रहे हैं कि बजाय ये कि हम 10 घंटे दरवाजे खोलते रहे फिर हमें वो कुकी मिले, तो हम थोड़ा सा ज्यादा चालाकी से हम वो कुकी कर दें। तो अभी तो हम वो वाला कर रहे हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रूट फोर्स सर्चिंग अप्रोच है, मतलब उसमें उसकी क्या कॉस्ट है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी क्या कॉस्ट है। और उसकी कॉस्ट एस्टेब्लिश करना 2 रीजंस की वजह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि वो हम बेसिकली एक रिकर्सिव एल्गोरिथम का ढांचा बना रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग स्प्लिट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो रिकर्जन का टॉप लेवल है, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं तो वो रिकर्जन का दूसरा लेवल है। और फिर जब करते करते हम सिर्फ एक मैट्रिक्स तक आ जाते हैं तो वो मेरे पास बेस केस बन जाता है। सही है ना। तो ऐसा हम कोई, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहे, इस वक्त हम ये नहीं कर रहे कि आपको वो कुकी सर्च करने का क्या तरीका है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कुकी कौन से कमरे में पड़ी हुई है, ठीक है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि कितने कमरे हमने सर्च करने हैं फिलहाल तक। तो अब मेरे पास ये P of n मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि मेरे पास n मैट्रिसेस की नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताता है, ठीक है। तो P of n मेरे पास किस चीज के बराबर होगा, अगर मेरे पास n 1 के बराबर है तो कितना होगा, एक ही पॉसिबिलिटी, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। अगर n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमने पहली लेवल की स्प्लिट करनी है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं, n-1 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। उसके नतीजे में तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख लेता हूँ, A1, A2, AN। तो मैं पहले लेवल की स्प्लिट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास हमेशा रहेगी। तो अब मैं कहीं पर मैं यूं करके स्प्लिट करता हूँ और फर्ज करते हैं यहाँ पर एक नंबर आ जाता है मेरे पास, ठीक है। ये kth नंबर पर मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये मेरे पास एक k से मेरे पास +1 से मेरे पास स्टार्ट होगा और फिर ये आगे जाएगा। इसकी क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं इस वाले सबसेट की, k-1, हाँ जी। तो इसकी पॉसिबिलिटीज n माइनस हाँ जी k-1 और इसकी पॉसिबिलिटी जो है ये -k हो जाती है, ठीक है। और आउटर स्प्लिट करने की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, n-1 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये k जो है ये मैं पहले वाले मैट्रिक्स के बाद भी बंद कर सकता हूँ या आखिरी वाले से पहले भी कर सकता हूँ। आप समझाएंगे जरा। सर आपने ये बोला ना कि या तो ये जो है ना क्या कहते हैं
ये ए एन से पहले जो है ना स्प्लिट आप कर सकते हैं हाँ पूरा। अगर आपने स्प्लिट किया है तो जो ए की वैल्यू है वो आप ए एन से पिछले उसमें जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब वो हमेशा एन से कम ही split हाँ जी बिल्कुल, हमेशा n से पहले स्प्लिट होगी। पहले बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक k है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर वो एक मैट्रिक्स है तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक ही अकेली मैट्रिक्स है, और ये हम डिफरेंट वेज ऑफ पैरेंथेसाइजिंग को देख रहे हैं कि कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। और फिर मैं आउटर लेवल ऑफ जो स्प्लिटिंग है वो मैं k-1 जगह है जहां पर मैं ये आउटर ब्रैकेट को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आखिरी an के बाद इसको पहले वाले को बंद नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद एक और ने स्टार्ट होना है और फिर उसकी जगह नहीं बचती। तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है और यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज जो आपको नजर आ रही है कि मैं सम कर रहा हूँ, तो ये मैं सम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पॉसिबिलिटीज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में ले रहा हूँ, फिर मैं सारों को ऐड कर रहा हूँ। और P ऑफ K मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पहली वाली K एलिमेंट्स की है, ठीक है। A1 A2 से लेकर हमने K तक ये एक स्प्लिट कर दिया और फिर मेरे पास एक और K+1 से लेकर n तक आ गया, ठीक है। तो फिर इसकी n K मैट्रिसेस है ना, उसको मजीद फिर मैं रिकर्सिवली स्प्लिट कर सकता हूँ, तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मेरे पास P ऑफ K बन जाता है क्योंकि K है। यहाँ पर मेरे पास n-k मैट्रिसेस रह गई हैं, तो उनकी Pn-k पॉसिबिलिटीज है और K की मेरे पास n-1 जगह है, तो वो तमाम को मैं सम अप कर रहा हूँ। सर पकड़ कर बाहर गए। असल में मैं 7:30 बजे वैसे खत्म करने के चक्करों में मेरी आज तो बुखार भी है, तो शायद मैं उतना मैं वो कहाँ पर कंफ्यूज है आप पूछे। चले नई चीज अगली स्लाइड पर नहीं जाते, पिछले तक पूछते, मुझे पूछे तो सही ना। सर ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, चले यूं करें, 4 मैट्रिसेस लिखें, 5 लिखें, लिख मैन्युअली करते हैं सर, जो समझ आए। तो पहले तो मुझे दिखाएं, शो मी द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटर parenthesis, मैट्रिक्स बना जाएगा। outer most parenthesis। फैक्टोरियल कर सकते हैं। मेरे पास एक है, वो मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अब आपने क्लोज किधर करना है, उसके मेरे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन जाती है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि ये A1 और -1 A-1
4 पॉसिबिलिटीज। हाँ जी, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, हम उसको लिख भी सकते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, एक यहाँ पर लगा सकता हूँ, एक यहाँ पर लगा सकता हूँ और एक यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। इनमें से मैं कोई एक पकड़ लेता हूँ, अगर इनमें से कोई मैं एक पकड़ लेता हूँ, तो मैं ये पकड़ लेता हूँ, अगर मैं ये पकड़ लेता हूँ, अब इसके मेरे पास आगे से ये अपनी जगह एक अपनी स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग से मतलब सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस है। तो इसका अपना हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि आउटर ब्रैकेट्स है, तो इसका आउटर ब्रैकेट तो एज यूजुअल यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर इसकी अपनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास हर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए जो है आउटर मोस्ट के लिए फिर मेरे पास 2 सब सीक्वेंसेस बन जाते हैं, उन सब सीक्वेंस के आगे मेरे पास पॉसिबिलिटीज कई बन जाती हैं। तो मेरे पास ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा मतलब देखने में एक मुश्किल इक्वेशन लगती है, तो मैं सिर्फ एक इसको भूल जाए अभी के लिए, ठीक है, इस चीज को ना देखें, समेशन, इसको भी भूल जाए, ठीक है, अब ठीक है सर, अब इसको भूल जाए। तो P ऑफ n है, ठीक है, किसी एक k के लिए मेरे पास कोई एक k है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, ठीक है, और मेरे पास 100 मैट्रिसेस हैं, तो मेरे पास वो डिवाइड हो जाता है 2 डिफरेंट चेन्स में, करेक्ट। एक में हो सकता है 50 हो, दूसरे में हो सकता है 60 मैट्रिसेस हो। तो उन जो चेन दो चेन्स है, उनकी अपनी फिर मैं आउटर ब्रैकेट लगा सकता हूँ, फिर अब उसकी अपनी फिर के पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है कि मेरे पास के की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब क्लोज मैं किधर वो कर सकता हूं। तो क्लोज मैं पहले के फौरन बाद भी कर सकता हूं या आखिरी से पहले कर सकता हूं। तो n-1 इसलिए है। तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं हर सीक्वेंस का नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर रहा हूं। इसका मैंने अपना नंबर ऑफ सीक्वेंस पॉसिबिलिटीज निकाली, इसकी अपनी निकाली, ये दोनों मल्टीप्लाई हुई, तो ये एक पर्टिकुलर के लिए मेरे पास एक नंबर आ गया, से x आ गया। एक और के की वैल्यू के लिए मेरे पास मल्टीप्लाई किया, एक और नंबर आया जो कि y आया, फिर ये z आया। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, ये मेरे पास प्लस दिस प्लस ये चीज हो गई। तो ये सिग्मा मेरे पास एडिशन दिखा, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ। यस सर। तो इसको उस तरह ना देखें कि आपको मतलब इसको रिकर्सिवली समझने की कोशिश करें, एट अ रिकर्सिव लेवल समझने की कोशिश करें, तो फिर वो समझने में आसानी होती है। आप सवाल पूछें। तो ये जो है, ये मेरे पास एक रिकर्सिव इक्वेशन है, इसको मैथमेटिशियंस ने सॉल्व किया और ये 4 रेज़ टू पावर n बन जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम बुरा होता है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं तमाम पैरेंथेसाइजेशन की पॉसिबिलिटीज को रिकर्सिवली एक्सप्लोर करूं, उनकी कॉस्ट मैं अगर एक्सप्लोर कर सकता हूं, उनकी मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं, उनकी मैं कॉस्ट निकाल कर मैं उनमें से मिनिमम चूज कर लूं कि ये वाली पैरेंथेसाइजेशन बेस्ट है। पैरेंथेसाइजेशन क्या दिखा रहा है, पैरेंथेसाइजेशन मुझे ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, ठीक हो गया। लेकिन ये चूंकि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये
इट्स नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। ठीक हो गया, क्योंकि ये वो एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है। तो ये हमारे पास जो है आगे जो है हम इसको मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हम ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए जो है इसको थोड़ा 4 एक्सपोनेंशियल टाइम से कम टाइम में करेंगे, बहुत ज्यादा कम टाइम में करेंगे। इसी रिकर्सिव इक्वेशन को हम जरा बॉटम अप अप्रोच से चलाएंगे और ये मेरे पास बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो यूं करते हैं, मेरे ख्याल में पढ़ाई खत्म करते हैं और